अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 कर चुके, हम 6 पर आ रहे हैं। बुक के सारे एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1। एमसीक्यूज नंबर 1 में वो कहता है कि इफ n इक्वल टू 0 देन हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि इफ n इज इक्वल टू 0 देन n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा। n की जगह 0 रख दें तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 और 0 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 होता है। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो एमसीक्यूज नंबर 1 का आंसर आएगा 1। ऑप्शन में दिया हुआ है 1। एमसीक्यूज नंबर 2 कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इन अ थ्रोइंग अ डाइस इज। अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो 6 रिजल्ट आएंगे उसके, यानी उसमें 6 पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। 1 होता है 2 होता है। डाई उस लूडो के छक्के को कहते हैं जिसे हम थ्रो करते हैं। तो उस पर या तो 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा। यहाँ वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो उस पर 7 आएगा ही नहीं। लिहाजा यहाँ ऑप्शन में 0 1 -1 नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है। सही है ना। उसूलन तो जो है ना होना चाहिए इसका जो है ना नॉट डिफाइंड के डिफाइंड ही नहीं हुआ। 7 तो है नहीं वहाँ पे। आंसर में यहाँ दिया हुआ है 0 तो हम 0 लिख देंगे। वैसे नॉट डिफाइंड होना चाहिए इसका 0, क्योंकि 7 है नहीं, डिफाइंड ही नहीं है वहां पे। और वैसे ज्यादातर हम लोग नॉट डिफाइंड फाइनाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, शायद इसलिए उसने आंसर ऐसा नहीं दिया, 0 दिया हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 3 में कह रहा था फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10, इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे। तो फैक्टोरियल फॉर्म में 12 से लेके 1 तक जाना चाहिए इसे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो हम इस पूरे को लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल, ठीक है ना। लेकिन ये इसने यहाँ तक दिया हुआ है सिर्फ, तो ये हमें ऐड करना पड़ेगा। ये यहाँ से यहाँ तक को हम लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब 12 और 12 के आगे ये लिख दें तो ये 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये सारा मिल करके हो जाएगा 12 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, बैलेंस करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 इंटू 9 फैक्टोरियल यानी 12 इंटू 11 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इस पूरे को हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को 12 फैक्टोरियल और नीचे वाले को लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल। सही है, क्योंकि वो कह रहा है कि इसे फैक्टोरियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे ये सारी वैल्यू चाहिए। ये सारी वैल्यू 9 फैक्टोरियल के इक्वल है। तो 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया एंड 9 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। एमसीक्यूज नंबर 4। एमसीक्यूज नंबर 4 में वो कह रहा है कि इफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी आकर इन पी एंड क्यू बेस, दो इवेंट के आंसर दिए हुए, एक का दिया हुआ है पी बेस और दूसरे का दिया हुआ है क्यू बेस और रेस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ वेज द बोथ इवेंट्स कैन अकर। तो नंबर ऑफ वेज बोथ इवेंट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर ऑफ वेज इन बोथ इवेंट का रिप्रेजेंट होगा पी मल्टीप्लाई बाई क्यू वेज। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दो इवेंट है ना अलग अलग, पहला इवेंट पी और दूसरा क्यू। वो कह रहा है कि टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी अकर इन पी एंड क्यू वेज। पहले का वे नंबर ऑफ ए दिया हुआ है पी और दूसरे का क्यू दिया हुआ है। कह रहा बोथ को हम किस तरह इवेंट को किस तरह हम जो है ना रिप्रेजेंट करेंगे, तो पी मल्टीप्लाई बाई क्यू वेज से रिप्रेजेंट होगा। एमसीक्यूज नंबर 5। एमसीक्यूज नंबर 5 में वो कह रहा कि एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट ऑर्डर। सही है ना। अच्छा ये सारे मैं करवा चुका हूँ, तो मैंने बाकायदा डेफिनेशन लिखी हुई है। परमुटेशन की डेफिनेशन मैंने लिखी थी कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम और इन गिवन ऑर्डर। तो ये कह रहा है कि सम डेफिनेट ऑर्डर, तो किसी भी डेफिनेट ऑर्डर में किसी नंबर को या किसी भी वेज को किसी भी इवेंट को हम अरेंज करेंगे। कह रहा है एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद जो है ना अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड परमुटेशन। तो उसे हम कहते हैं परमुटेशन। ये डेफिनेशन है उसके मुताबिक है, और अगर डेफिनेट ऑर्डर ना हो तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। एमसीक्यूज नंबर 6। एमसीक्यूज नंबर 6 में वो कहता है कि एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी ऑर्डर, ऑर्डर ना हो तो देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। दोनों नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, इसमें ऑर्डर चाहिए और ये विदाउट ऑर्डर होता है। विदाउट ऑर्डर से मुराद की ऑर्डर एक से ज्यादा होते हैं यहाँ पे।
एमसीक्यूज नंबर 7 में दिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कमेटी। नंबर ऑफ परमुटेशन हमने इसका बताना है, कमेटी का, COMMI सही है ना। तो नंबर, हम लोगों ने वहाँ फार्मूला लिखा था भागा था कि नंबर ऑफ परमुटेशन कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल डेटा होता है, एक ऐसा डेटा होता है जिसमें कुछ ऑर्डर रिपीट हो रहा हो तो उसके नंबर ऑफ ये निकालने के अलग वे हैं, और एक ऐसा डेटा होता है जिसमें कुछ एक तरह के, कुछ दूसरी तरह के, कुछ तीसरी तरह के देते हैं। तो उस सूरत में नंबर ऑफ ये निकालने का हमारे पास फार्मूला ये होता है NP, Q, R। तो ये ऐसा डेटा है जिसमें कुछ एक तरह के, नंबर ऑफ M, नंबर ऑफ T और नंबर ऑफ E। तो नंबर ऑफ ए निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कमेटी में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 2 4 6 8 9, सही है ना। तो 9 2 2 2 नंबर ऑफ ए निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, गिवन है हमारे पास फार्मूला 9 2 2 2। तो नंबर ऑफ ए निकालने के लिए, कमेटी का नंबर ऑफ ए निकालने के लिए ये कंडीशन बनेगी। अच्छा, 80% लड़के इसे पढ़ते नहीं है, मैंने इसे सॉल्व करके अपलोड किया हुआ है सारा, आप देखिए आपको बड़ा आसान लगेगा, सही है ना। एक एक क्वेश्चन मैंने जो है ना वर्ड बाय वर्ड समझाया भी और सॉल्व करके डाला हुआ है, बहुत आसान लगेगा। और एमसीक्यूज में भी लाजमी इससे जो है ना क्वेश्चन देते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में भी देते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 8 यानी एमसीक्यूज नंबर 8 में कह रहा है कि 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू, एट मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 किसके इक्वल होगा, आगे कंडीशन लिखी हुई है तो ये इक्वल होगा 8C3 P3 लिखा हुआ है, 8P3 के इक्वल होगा। ये कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके दे देगा। जाहिर सी बात है एप्टीट्यूड में आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, सही है ना। 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 56 मल्टीप्लाई बाई 6 तो ये आ जाएगा 336, और 8P3 कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वो भी दे देगा 336। 8P3 8P3 इसका भी रिजल्ट आ गया 336, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास फार्मूला था 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 भी है ना। तो 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल हो गया, और 8 में से 3 निकालेंगे 5, तो 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल वहाँ लिख दें और यहाँ भी 5 फैक्टोरियल लिख दें। तो ये दिया होता है लेफ्ट हैंड साइड पे कि 8 7 6 किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है 8P3। ये सॉल्व किया है मैंने इसे कि NPR फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, और NCR का अलग फार्मूला है, ठीक है ना। ये परमुटेशन के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल हो जाएगा 8P3 के। ये मैंने बाई हैंड भी सॉल्व करके आपको दिखा दिया। एमसीक्यूज नंबर 9, एमसीक्यूज नंबर 9 में दिया हुआ है इफ r इज इक्वल टू n देन NPR किसके इक्वल होगा, वो कंडीशन बता दिया, वो कह रहा है कि इफ r इज इक्वल टू n देन NPR, तो r की जगह n पुट करते हैं, NPN इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ आ जाएगा 1, या 5P 1 के इक्वल होगा। और एमसीक्यूज नंबर 10, एमसीक्यूज नंबर 10 में दिया हुआ है द नंबर ऑफ वेज दैट अ नेकलेस ऑफ n बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर बी मेड इज। नंबर ऑफ अरेंजमेंट, वहाँ बहुत सारे फार्मूले थे। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना, अरेंज इन अ रॉ में अरेंज करने का फार्मूला था, अरेंज इन अ सर्किल में अरेंज करने का फार्मूला था, अरेंज इन अ नेकलेस में अरेंज करने का फार्मूला है 1/2 n माइनस 1 फैक्टोरियल। फार्मूला है जो याद रखना है, वही फार्मूला पूछ रहा हमसे कि किसी n ऑब्जेक्ट को, सही है ना, चाहे वो बीड्स हो, सही है ना, या जो है ना स्टोन हो, बट इवर कुछ भी हो, उनको अरेंज करने के वे हमारे पास ये है। एमसीक्यूज नंबर 10, एमसीक्यूज नंबर 10 था ये। एमसीक्यूज नंबर 11 कह रहा है कि एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस वो वाकया होता है जो अकर होता है, यानी वो वाकया जो हो जाए। मिसाल के तौर पे डाई रोल किया गया, अगर हम सैंपल स्पेस बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, 2 डाई रोल करेंगे तो 36 आएंगे। सैंपल स्पेस डिफाइन करके बताना होगा हमें, बनाकर दिखाना होगा आपको कि जो है ना 36 वेज कैसे होंगे।
अच्छा, फिर उसके बाद वो जो 36 वेज आए उनके अलग अलग जो है ना हम इवेंट बनाएंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो यहाँ पे सवाल वो ये कर रहा है कि एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस के जो हम सबसेट बनाते हैं उसे हम कहते हैं इवेंट। एमसीक्यू नंबर 11 इज कॉल्ड इवेंट। एमसीक्यू नंबर 12 में कह रहा है कि फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, दो इवेंट्स दिए हुए, एक ए दिया हुआ और एक बी दिया हुआ, और वो कह रहा है कि उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें और वो आ जाए फाई, यानी नल सेट आ जाए, दोनों का इंटरसेक्शन कुछ ना आए, सही है ना, यानी वो डिसजॉइंट हो। तो ऐसे जो है ना इवेंट को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाते हैं अगर दो इवेंट का इंटरसेक्शन नल सेट आ जाए देन। एमसीक्यूज नंबर 13 कह रहा है कि व्हेन अ डाई इज रोल्ड एंड कॉइन इज टॉस। अब एक डाई भी रोल किया जा रहा है और एक कॉइन भी टॉस किया जा रहा है। एक डाई रोल किया जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 और एक कॉइन टॉस किया जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2। अभी मैंने बताया कि एक साथ दो इवेंट एक साथ हों, दोनों के आउटकम दे दिए जाए तो उन दोनों का रिजल्ट जो है उन दोनों के प्रोडक्ट से हासिल होगा। तो डाई के 6 रिजल्ट होते हैं और कॉइन के 2, हेड या टेल आ जाए तो दोनों का आउटकम जो आ जाएगा 6 टू 12 आ जाएगा। तो यही कह रहा है कि व्हेन अ डाई इज रोल्ड एंड अ कॉइन इज टॉस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमने बताना है तो 12 होंगे। एमसीक्यूज नंबर 14। एमसीक्यूज नंबर 14 में कह रहा है कि इफ टू इवेंट्स ए एंड बी हैव इक्वल चांस, अगर दो इवेंट के इक्वल चांस हैं ऑफ अकरेंस, देन द इवेंट्स आर कॉल्ड, जो है ना, तो ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे। यहाँ पे वो कह रहा था कि टू इवेंट्स ए एंड बी जो है ना और उनका जो है ना इंटरसेक्शन नल सेट आ जाए तो उन्हें हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और दो इवेंट ए एंड बी जो है ना हैव इक्वल चांस, दोनों के इक्वल चांस हो तो ऐसा इवेंट कहलाता है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएगा। एमसीक्यूज नंबर 15। एमसीक्यूज नंबर 15 में वो कह रहा कि जो है ना इफ ई बी एन इवेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस एस देन, तो कंडीशन दी हुई है, कौन सी कंडीशन सही होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नेवर बी ग्रेटर देन 1, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी हम पॉइंट में निकालते हैं, परसेंट में नहीं निकालते, वरना 100% लेते हैं। तो 100% का मतलब कोई भी चीज़ प्योर है। अब 100 के करीब जैसे जैसे पहुंचते जाएंगे चीज़ में प्योरिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी, और 100 से कम होंगे तो प्योरिटी उतनी ही कम होती जाएगी। 100 का मतलब प्योर, 101 फजूल है कि 101% प्योर है, 100% का मतलब प्योर हो गया। अब 102% बोल दें, 3% बोल दें, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगी, सही है ना, लेस देन 1 नहीं होगी, सही है, लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ कंडीशन दी हुई है, तो वो कह रहा है कि इफ ई बी एन इवेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस देन कौन सी कंडीशन वैलिड होगी। तो जो कंडीशन वैलिड है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा होगा और 1 से लेस होगा। 0 का मतलब कोई वाकया ही नहीं हुआ, 0 आ गया, सही ना, प्रोबेबिलिटी ही नहीं निकलेगी। लेस देन 1 होना चाहिए, या लेस देन और इक्वल टू भी 1 हो सकता है। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया हुआ है, 0 तो हो ही नहीं सकता। यहाँ वो कंडीशन लगा सकते थे कि लेस देन और इक्वल टू 1 दोनों हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 100% भी रिजल्ट आ सकता है। खैर उन्होंने कंडीशन में ये दिया हुआ है तो ये लगाएंगे, वैसे उसूलन यहाँ लेस देन होना चाहिए। एमसीक्यूज नंबर 16। एमसीक्यूज नंबर 16 में कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल इन अ सिंगल टॉस। अगर हम एक दफा कॉइन टॉस करेंगे तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो उस पर हेड आ जाए या उस पर टेल आ जाए। हाफ चांस हेड आने के हैं और हाफ चांस टेल आने के हैं। तो वो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन इज हाफ ही होगा, तो हाफ लिखेंगे, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1। टोटल चांस 1 होता है, हाफ हेड आने का हाफ टेल आने का, दोनों को ऐड करेंगे, हाफ प्लस हाफ 1 आ जाएगा। तो उन दोनों में से किसी एक के आने के चांसेस जो है वो हाफ ही होंगे। एमसीक्यू नंबर 17 कह रहा है कि 3 डाइस आर रोल्ड, 3 डाई रोल किया जाए। अगर मैंने अभी बताया आपको 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाई रोल किया जाए तो 6 की पावर 2, एक डाई के 6 रिजल्ट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 बनेगा। और 3 डाई रोल किया जाए तो 6 की पावर 3, एक डाई के 6 रिजल्ट है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम बन जाएगा 216। तो ये आ जाएगा 6 की पावर 3 का मतलब 216। एमसीक्यू नंबर 18। एमसीक्यू नंबर 18 में वो कह रहा कि 2 इवेंट्स ए एंड बी आर, जो है ना, 2 टीम्स ए एंड बी आर प्लेइंग अ मैच, द प्रोबेबिलिटी दैट ए डज नॉट लॉस
इज, दो ही टीम है, एक ए और एक बी है, दोनों के जीतने के चांसेस हाफ हाफ होंगे और दोनों के लॉस के भी चांसेस हाफ हाफ होंगे। जिस तरह एक कॉइन टॉस किया गया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों के हाफ हाफ थे। यहाँ भी दो टीम है, तो एक लॉस का भी चांस हाफ होगा और विन का भी चांस हाफ होगा, दोनों में से किसी एक का। तो यही कह रहा कि टू टीम्स ए एंड बी आर प्लेइंग अ मैच, द प्रोबेबिलिटी दैट द टीम ए डज नॉट लॉस, तो टीम ए के लॉस ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाफ। वैसे उसूलन हम निकालेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से हाफ निकाल देंगे तो हाफ बचेगा, माइनस करके भी निकलेगा। ये सॉल्व करके दिखाना होता तो हम दिखाते, खैर हमें तो डायरेक्ट बताना था। सही ना, एमसीक्यू सही है। लास्ट एमसीक्यूज कह रहे थे NC6 और NC12 ऑप्शन दिए हुए हैं किसके इक्वल है। तो हमारे पास एक फार्मूला है NCR को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं NCN-R। तो इनमें से किसी एक को इस फॉर्म में लिख लें, इसी को लिख देते हैं NCN-6 और ये है NC12। हमें n की वैल्यू बतानी है, तो n-6, n से n कैंसिल हो जाएगा, n-6 इक्वल हो जाएगा 12 के। n की वैल्यू निकालेंगे तो 12 और -6 वहाँ जाके +6 हो जाएगा, n इक्वल टू 18। तो ये ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 18। तो एमसीक्यू नंबर 19 का ऑप्शन है 18। ठीक है, क्वेश्चन ही है, यानी एमसीक्यू ही है, NC6 इक्वल टू NC12। हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, NCR इक्वल टू NCN-R। तो इस तरह चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।